एक शॉर्टकट, सबसे ज़्यादा लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि भाई ऐसा कुछ बता दे कि सारी चीज़ें आराम से हो जाए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो आपको खुद से करना है। मेरे को यहाँ पे देख के लोगों को लगता होगा कि ठीक है यहाँ पे सक्सेस है, बट सक्सेस के पीछे कितनी हार्डवर्क है वो मुझे पता है। और कोई भी टॉपर हो, भले ही मैं नहीं, कोई भी जितने भी 700 750 लोग सेलेक्ट हुए हैं, सबने उतनी ही मेहनत करी है। उसके पीछे जिनका नहीं हुआ है उन्होंने भी उतनी मेहनत करी है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत के बिना ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। या कोई भी चीज़, आप कोई भी नौकरी भी अगर कर रहे हैं, या यहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी आप कर रहे हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि उठा के पढ़ाने आ जाता है, वो भी अच्छी मेहनत करके अपने नोट्स बना के पढ़ाने आते हैं। कोई नौकरी करने जाता है तो वो भी नौकरी में जाके मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी में आराम करके पैसे कमा कर आ गया, बस मेहनत आपको करनी पड़ती है। और कोई आपको उसका सब्स्टिट्यूट करके नहीं देगा कि चलो मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ। यहाँ से टीचर जाके आपके लिए मेंस के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लिख के नहीं आ सकते हैं, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सर है वो आपको बता सकते हैं कि ये यहाँ से पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ लो, पढ़ना आपको खुद को है। 3 चीज़ें मैं बोलूँगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और हार्डवर्क। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी करवा सकती हैं। ये चीज़ों को आपको आगे साथ में लेके चलना है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, आप आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमिज्म हैं, आप आशावादी हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। लोगों का होता है कि भाई फिल्म्स का पेपर देने गए, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में से कुछ हिल ही नहीं रहा है, 5-10 क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वहीं पर डर जाता है कि अरे पेपर क्या होगा, मेरा तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। मेरे साथ भी सेम हुआ। मैं फिल्म देने गया, मेरे स्टार्टिंग 20 में से केवल 2 क्वेश्चन हुए थे। मैंने पूरा पेपर कर डाला, 100 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन हुए थे मेरे। उस वक्त मैं चाहे तो डर भी सकता था कि यार मैं तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा। मैं घर पे टेस्ट सीरीज देता था, मेरे तो पहले 100 में से 40 क्वेश्चन होते थे, 40 में से मेरे 35 करेक्ट भी होते थे, मेरे 70 नंबर तो वहीं होते थे। अभी तो मेरे 20 में से अगर 18 भी करेक्ट हुए तो मेरे केवल 36 नंबर की वो बैठ रहा है। बट मैंने सोचा कि नहीं, पेपर टफ है, सबके लिए टफ होने वाला है, कट ऑफ कम होगा, मेरे को 115 नहीं तो 100 नंबर लेकर आने, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसी की कोशिश करता हूँ। और उस पर फोकस लगा के मैंने आगे करना स्टार्ट करा। जो मैं बोल रहा था कि ह्यूमैनिटीज़ वाले लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, वो घबरा जाते हैं बहुत जल्दी कि यार हमको तो सब कुछ आने की आदत है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। अरे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हो सकता है 11वां क्वेश्चन एकदम वो फुल टॉस आ जाए, छक्का मार सकते हो। पर वो लोग उसी डर में होते हैं कि उसको भी ब्लॉक करके डिफेंड करके आगे निकल जाते हैं, वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो एनालिसिस करनी होती है पेपर की, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। 4 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक जो आपको आते हैं वो आपने सही करें हैं, एक जो आपको आते हैं आपने सही नहीं करें हैं, एक जो आपको नहीं आते हैं वो सही करें, और जो आपको नहीं आते हैं वो भी गलत करें आपने। और एक भी होता है जो आपको आपने छोड़ रखे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए फर्स्ट जो आते हैं वो सही करें हैं, वो तो सही होने ही चाहिए। अगर ये आपका बहुत हाई है, मतलब आपका रिवीजन लेवल बहुत अच्छा है, मतलब आपने तैयारी अच्छे से कर रखी। अगर आपको जो आते हैं वो आपने गलत करें हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट गलत पता है, या आपका डाउट था, आपको कंफ्यूजन था, आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रखा है, ये आपको आप एनालिसिस करते हैं, उसे सिग्नल मिलते हैं, ये आपको करना पड़ेगा कुछ। तीसरा होता है जो नहीं आता है, उनको आपने अटेम्प्ट कर दिया, तुक्के मार दिए, सही हो गए। अब आप खुश तो होंगे कि वाह यार क्या तुक्का मारा है, मेरे तो सही हो गए। उस पर आप कभी रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार तुक्का आएगा तो मैं मार के सही कर दूंगा। वो उस पर आप, वो रिलायबल टेक्निक नहीं है, वो रिलायबल स्ट्रेटेजी नहीं है। इसलिए वो भी हो ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नहीं आते हैं वो गलत करें, वो तो होना ही नहीं चाहिए। फालतू में अंधाधुंध तुक्केबाजी तो करनी ही नहीं है। अगर आपके बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जरूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना आपको नहीं आता है आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आता भी नहीं है, आप गलत भी कर रहे हैं। और 5वां, अगर आप छोड़ के भी आ रहे हैं, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब आपको आते ही नहीं है। तो ये जो मैंने टेक्निक बताई है, फिल्म्स की बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई है, ये आपको घर पे बैठ के वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बैठ के हर सब्जेक्ट वाइज करना पड़ेगा कि पॉलिटी के अंदर इतने क्वेश्चन थे, वो जो मैंने 5 कैटेगरी बताई है उसके अंदर पॉलिटी में ये हुआ, इकोनॉमिक्स में ये हुआ। तो अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये एक्सरसाइज करके आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जिसके अंदर आते हुए सही कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर आपको आपने छोड़े हुए हैं, आपको नहीं आते वो सब्जेक्ट आपका वीक है। जो डेटा बोलते हैं, डेटा के अंदर सब कुछ दिखता है। मैं सीएस वाला बैकग्राउंड है, थोड़ा इंजीनियर माइंडसेट है, मेरे को ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती है। पर आपको भी हो सकती है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आप सोच रहे हैं कि मैं कितनी हवा की बातें कर रहा हूँ, कितनी ऊपर की बातें कर रहा हूँ। आप अपने खुद के नंबर देंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके 200 में से 50 नंबर आ रहे हैं मतलब आपको नहीं आता है। इतना भी अगर आप समझ सकते हैं, तो अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली कि ऐसी कैटेगरी बना बना के खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लिया, तो आपको खुद का और अच्छे से पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब चेंज करना है। कई लोग होते हैं वो पोलू के बैल की तरह बस घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि सर मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, मेरा तो क्लियर ही नहीं हो रहा, प्री क्लियर नहीं हो रहा। अब आप मेहनत गलत कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वरुण रेड्डी हैं, इस बार 7th रैंक आई है उनकी, उनका 5th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में
उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, 2014 में पैटर्न चेंज हुआ था, तब उन्होंने लिया, उनका क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या पता है मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें नंबर नहीं आ रहे, तो वो मैथ्स के अंदर चले गए। मैथ्स में आए, थर्ड अटेम्प्ट, मैथ्स का पहला अटेम्प्ट 166 रैंक IRS, उसका अगला अटेम्प्ट दिया 220 समथिंग रैंक IRS, इस बार फिर से अटेम्प्ट दिया मैथ्स से, उनका 7th रैंक IAS, उनको IAS में आना था, 5th अटेम्प्ट में वो मैथ्स के साथ आगे चले गए। पर उनको पता था कि जो उन्होंने वो डिसीजन लिया ज्योग्राफी लेने का वो गलत था, उनको अपने बारे में पता था कि ये मैंने गलती करी है। सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगा कि आप भी ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा रुकिए, आराम से सांस लीजिए, समझिए कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ और उसको कैसे सही कर सकता हूँ, और जितनी जल्दी सही कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। एट द सेम टाइम कई लोगों का होता है कि उनके लिए एग्जाम बना हुआ ही नहीं होता है। मैं भी एग्जाम में गया था, मैं 2 अटेम्प्ट सोच के आया था कि 2 अटेम्प्ट दूंगा, 2 में नहीं हुआ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये अटेम्प्ट, ये एग्जाम ही मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस एग्जाम को, वो भी समझिए। कई लोग होते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि यार ऐसा कैसे मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कई लोग ईगो पे ले लेते हैं कि 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी लगे पड़े कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, मेरा मेन से एग्जाम नंबर से छोड़ा, अगली बार करके रहूंगा। वो अगर आपने ये थोड़ा जो ये ईगो वाली बात है, कुछ ज्यादा आत्मविश्वास से घमंड की तरफ अगर आप आ गए, तो वो लोग फिर 3 के 4 के 5 अटेम्प्ट भी लेके पूरा अपने जिंदगी के 5-6 साल डाल देते। पता होना चाहिए कि कब रुकना जरूरी है। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि एग्जाम आपके लायक नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सबके साथ सच्चाई होती है, हर कोई उतना इजीली समझ नहीं पाता है, किसी का साइंस एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किसी का ह्यूमैनिटीज ज्यादा होता है। हो सकता है कि आपको कुछ और करना अच्छा लगता होगा, तो वो समझिए, वो कोशिश कीजिए, एग्जाम आपके लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ इसके अंदर नहीं लगाइए। ये मत सोचिए कि यूपीएससी जिंदगी के अंदर सब कुछ है, यूपीएससी नहीं है। मेरा एक बार में हो गया वो बात अलग है, बट मैं भी 2 अटेम्प्ट के बाद में छोड़ के जाने वाला था, मुझे पता था कि मैं 2 में नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है, उस वक्त आपके जो आधा परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ये एग्जाम करके ही रहना है, आईएएस बन के ही रहना है, ये सर्विस आनी लेकर ही आनी है, जिस वक्त आप ये सोचने लगते हैं आपका एफिशिएंसी कम हो जाती है, आप उस इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि आपको डर लगता है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के पहले इंग्लैंड की टीम 400-400 मारती थी, 400 चेस करती थी। जब वर्ल्ड कप का प्रेशर आया कि भाई घर पे वर्ल्ड कप है, हमको वर्ल्ड कप जीतना है, उनसे 250 रन बनने मुश्किल हो जाते थे। क्या है ये? परफॉर्मेंस प्रेशर है। जब हमको पता है कि जब परफॉर्म करना है वो प्रेशर आ रहा है, कई लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए इस एग्जाम में आपको क्लियर माइंड सेट रखना है कि आप एग्जाम क्यों देने वाले हैं। ये एग्जाम सब कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, 2 बार करता हूँ, नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ और करूंगा। जब आपने इस एग्जाम को जिंदगी मान लिया, उस वक्त ही आप काफी पीछे हो चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ा मैं बहुत ही जो क्लीशेड जो चीज़ें होती है, जो सबको ही बोलता है, वो मैं फिर से बोलता हूँ, इसको मैं स्पोर्ट्स से लिंक करना चाहूँगा। मैं ऑब्जर्व जनरली करता रहता हूँ, तो सब बोलते हैं प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, बहुत ज़रूरी है। अब क्यों बोलते हैं? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। नडाल मेरा फेवरेट टेनिस प्लेयर है, उसके लिए सब बोलते हैं कि उसका कभी भी जाके आप प्रैक्टिस सेशन जाके देख कर आइए। वो प्रैक्टिस ऐसे करता है 1.5 घंटे की कि वो रियल मैच खेल रहा है। कोई और टेनिस प्लेयर उस इंटेंसिटी से जाके प्रैक्टिस नहीं करता है। भाई उसके पास 18 ग्रैंड स्लैम है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है टेनिस का। वो 15 साल से खेलता हुआ आ रहा है, पर अभी भी जाके वो 1-1.5 घंटे इस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस कर रहा है कि उसको कुछ नहीं आता है। जब इतने बड़े आदमी को पता है उसकी कमियां, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो अपन तो किस खेत की मूली है, अपने को भी वो करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि अपन ने एक बार पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आ गया। इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है। मुझे जैसे रोनाल्डो, नडाल और कोहली तीनों प्लेयर्स बहुत पसंद है। अभी तीनों हैं अलग अलग डोमेन्स में, एक क्रिकेट खेलता है, एक फुटबॉल खेलता है, एक टेनिस खेलता है। बट आप तीनों को देखेंगे तो तीनों में मैंने एक चीज बहुत कॉमन पाई है कि तीनों बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तीनों ने ट्रेनिंग को इतना ज्यादा वो कर दिया है कि मैं ट्रेन करूंगा, मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा, उसके बाद में मैं अपने फील्ड में बेस्ट होकर दिखाऊंगा। सेम इसके अंदर है, मीडियम का डिफरेंस है। आप इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी मीडियम से हैं, वो इंग्लिश मीडियम में, पर मेहनत दोनों सेम तरीके से करते हैं, सब सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर आप करते जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। अभी जैसे सर बोल रहे थे सेल्फी की बात, बहुत लोगों ने बोली सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेनी है, तो ये मैं मेरा स्वार्थ बताऊंगा या मैं थोड़ा ईगो बताऊंगा। आई थिंक ईगो होना लोगों में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है। अगर आप खुद को लेके स्वार्थी नहीं है, अगर आपको खुद पे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, घमंड नहीं है, ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस या एरोगेंस में बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो कभी भी घमंडी भी बन सकता है, बट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं तो वो आपको हमेशा पॉजिटिवली लेके जाएगी। अगर आप घमंड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिवली लेके जाएगी। तो मेरे अंदर वो आत्मविश्वास था कि मैं अगर कभी भी किसी टॉपर को देखता था तो मेरा ये नहीं था कि मैं उसको देखने जाऊं या मैं उसके साथ सेल्फी खिंचाऊं। मेरा वो था कि मैं आगे जाके खुद ऐसा बनूं कि मेरे को ऐसा मौका मिले। या जैसे
अब बहुत कॉमन सी चीजें सब लोग करते हैं कि जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन सब लोग यूपीएससी में जाते हैं, सब लोग वो सूट के अंदर टाई वाई में अपनी फोटो खिंचा के इंटरव्यू के नेक्स्ट डे डीपी जरूर लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, बट डालेंगे जरूर कि मैं इंटरव्यू देकर आया था। उस दिन मेरी दीदी ने भी मेरे को बोला, मेरे साथ में गई थी, मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं मुझे फोटो नहीं खिंचानी है, मैं अगर सेलेक्ट होऊंगा तो उसके बाद में मैं खुद यूपीएससी जाके फोटो खिंचाऊंगा। बट अब वो कोइंसिडेंस ऐसा बैठा कि रिजल्ट आया तो लोगों ने मेरी इस वाली फोटो को क्रॉप करके खुद यूपीएससी के सामने लगा के ऑनलाइन डालना स्टार्ट कर दिया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो ऐसी चीजें, अब मैं ये बोल रहा हूँ, आपको लग सकता है कि मैं बहुत सेल्फी सोच रहा हूँ, अब जिन लोगों को इन बात से रिलेट कर सकते इनको समझ में आ सकता है, आप वो थोड़ा अपने अंदर वो आग लगा के बैठिए, वो डिजायर वो मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा, फिर आपको किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मोरलेस आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी है। मैं एक लास्ट में एक सिमुलेशन की चीज़ बोल लेता हूँ। सिमुलेशन होता है कि जो भी अपन घर में कभी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन इस तरीके से करें कि अपन एग्जाम का एनवायरनमेंट है, घर पे रिलैक्स करके नहीं करना है। सिमुलेशन हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स, मॉक्स, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में सिमुलेशन क्या होता है, जो भी आप मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं वो क्या होता है कि आप जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसकी पहले जाके प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, कैसे कि आप एक रियल इंटरव्यू दे रहे हैं। सिमिलरली आप कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज दें, उसको इस तरीके से ट्रीट करना है, भाई भले ही वो प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, कि मैं एक्चुअल एग्जाम देके लिखने जा रहा हूँ। आप अगर घर पे कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक ओएमआर शीट लेके आइए, बबल्स भरिए कि ABCD ये सब हुआ है, पूरा सारे कर दिए, उसके अंदर टाइम चलेगा, उसके बाद में चेक कर रहे हैं। कई बार जो गलती करते हैं कि लोग A टिक करके B बबल भर दिया, उनका नेगेटिव मार्किंग हो गया। ये जब तक आप घर पे सिमुलेशन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये गलती कर सकते हैं। या मान लीजिए कि 2 घंटे में से 10 घंटे तो बबल भरने में चले जाते हैं। अब आप घर पे कभी भी पेपर लेके बैठते हैं, 2 घंटे के अंदर आप केवल टिक कर रहे हैं, आपने एग्जैक्ट 2 घंटे में करा है। अब आपके पास वो 10 मिनट जो आपने बबल भरने के लिए होने चाहिए थे वो आपने कभी काउंट करे ही नहीं कि ये रियल एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। एक और चीज़ बताऊं कि जैसे एग्ज़ाम होता है मई जून के महीने में होता है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, खासकर अपने नॉर्थ बेल्ट में जयपुर राजस्थान साइड तो बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, 45 के अराउंड टेम्परेचर होता है। अब जब मैं घर पे गया, पापा ने बोला कि तेरे को मैं एसी लगा देता हूँ। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को एसी नहीं चाहिए, मैं एसी में पढ़ लूंगा। मुझे नहीं पता कि बाद में मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या सिचुएशन मिलेगी। हो सकता है कि वहाँ पे पंखा ही नहीं हो, मैं गर्मी में अपना पसीना संभालते रह जाऊँ, वहाँ पे पेपर निकल जाए। यहाँ पे मैं तो एसी के अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ, मेरे को सारी चीज़ें आती हैं और दिमाग भी चल रहा है। वहाँ पे होता है कि आपका इन्वायरमेंट इसलिए होता है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए जब भी मैं घर पे बैठता था, मैं कूलर लगा रहा था, कूलर भी नहीं चलाता था, केवल पंखे से, पंखा भी कम स्पीड में चला के मैं टेस्ट दे रहा हूँ, इस तरीके से कि मैं एग्जाम में जाके लिखूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं घर पे दे रहा हूँ, एग्जाम में दे रहा हूँ। इसलिए सिमुलेशन जरूरी है। कई बार अपन घर के कंफर्ट में या टेस्ट सेंटर, कोचिंग सेंटर के कंफर्ट में एसी में बैठ के आराम से टेस्ट देते हैं, अपन को पता नहीं चलता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मेक और ब्रेक कर सकती है। आपको 1-2 सवाल सही गलत इसी से हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप काउंट भी नहीं करोगे, आप सोचोगे कि आप कहीं और गलती कर रहे हो, पर एक्चुअली गलती ये थी। इसलिए सिमुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर पे बैठ के। मेंस में भी अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं भी लिखने जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर करना है और एग्जैक्ट 3 घंटे में ही करना है। 3 घंटे से 10 सेकंड भी ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अगर आप किसी टेस्ट सेंटर में जाके पेपर लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको लगा कि टाइम पूरा हो गया है, वहाँ पे इन्विजिलेटर तो होते नहीं है, बच्चों को जनरली बोलते हैं कि 3 घंटे होते हैं, आप खुद दे के चले जाना। बच्चों के ऊपर ही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं कि यार एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आधा लिखा है, इसको खत्म करके देकर आ जाता हूँ, इसके अंदर नंबर तो आने ही चाहिए। अब आप 10 नंबर वो टेस्ट सीरीज के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके कर सकते हैं, पर वो 10 नंबर आपके मेंस के अंदर कम होने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको 10 मिनट नहीं मिलेगा। इसलिए आप टेस्ट भी देने जा रहे हैं तो 3 घंटे में आपने लिखा, 3 घंटे 1 सेकंड होते ही आपका पेन साइड में हो जाना चाहिए। आप जाके फिर इवेलुएट करवाने को दे रहे हैं, या अगर आप घर पे कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं। इसलिए ये सब जरूरी है। गलतियां होती हैं, गलतियों से कभी डरना नहीं है। जो मैंने बोला कि अगर 10 सवाल नहीं आते तो 11वां सवाल को ये सोच के नहीं करना है कि मेरे को 10 सवाल नहीं आते तो 11वां सवाल भी नहीं आता है। हर सवाल इंडिविजुअल सवाल होता है। हर बॉल जो विराट कोहली खेलता है उसको एक बॉल की तरह खेलता है। पिछले बॉल पे अगर उसका कैच छूटा तो वो डर के नहीं खेलता है कि मेरा कैच हो जाएगा। सिमिलरली हर सवाल एक अपने आप में सवाल है। अगर आपके 10 सवाल हो चुके हैं, सारे आते भी हैं, तो एक्साइट भी नहीं होना है कि अरे वाह मेरे को तो सब आता है, 11वां सवाल आप जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कामली हर सवाल को एज इट इज देखना है, उस सवाल को सॉल्व करना है, अगले सवाल पे मूव करना है। अगर नहीं आते हैं पिछले के सवाल तो आगे के सवाल इजी होंगे। बहुत सारे सवाल नहीं आते मतलब पेपर टफ है, पेपर सबके लिए टफ है। इस ऑप्टिमिस्ट अप्रोच से आपको इसको करना है।
और जब भी घर पे आप कभी भी गलतियां करते हैं तो उससे घबराइए नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे से होगा नहीं होगा। हर गलती आपको सीखने का मौका देती है। उस गलती को अगर आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उसको इंक्लूड कर सकते हैं आगे के उसके अंदर। अगर आपने गलत बबल भर दिया, ए का बी भर दिया, अगर आपको पता चलेगा कि ये गलती करी है, तो अगली बार आप जाके एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे कि मैं गलती नहीं करूं। इसलिए कभी भी गलती करें, कोशिश करिए कि उससे सीखें, उससे आगे बढ़ें, और हर दिन डेली इंप्रूव करना है, किसी से तुलना करनी नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आत्मविश्वास के साथ आपको पूरी अपनी मेहनत करनी है, लगन करनी है, उससे आपको पक्का रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट सबका सब लकी भी नहीं होता, लक का फैक्टर भी होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, पर जो जो कड़ी मेहनत होती है, जो रियल की मेहनत होती है, सच्चे मन की मेहनत होती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर कोई बोल रहा है कि उसके 5 अटेम्प्ट हो गए, उसका तो हो ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मन में वो मोटिवेशन नहीं होगा, या उसने कुछ गलती करी होगी जो उसको पता भी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए, और जितना हो सके भटके नहीं। एग्जाम को डायनेमिक तरीके से करना है। जहां से जो ज्ञान मिल रहा है वहां से वो ज्ञान लेके आगे बढ़ के निकल लिए, खुद के नोट्स बना के कर लिए। ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम भी अगर मैंने पढ़ी थी तो स्पेक्ट्रम के आखिरी के 4 पन्ने पढ़े थे, पूरी बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो एनसीईआरटी की जैसी थी। सेम पता होना चाहिए कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, वो सर लोग आपको बता भी देंगे। नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि 9th 10th 11th क्लास के बच्चे हैं। आप सभी 21 प्लस है, सबके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी समझ होती है कि आप खुद से समझ सकते हैं। बस वो सबके डर होता है, सबके मन में वो इच्छा होती है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई आके मेरा हाथ पकड़ के बता दे कि ये कर लो, ये किताब कर लो, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। कुछ आसानी से नहीं होता है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा रिलैक्सेशन के ऊपर लोगों को बहुत रहता है, सब कुछ मस्ती वगैरह छोड़ देते हैं। मस्ती नहीं छोड़नी है अपने को। जो चीज़ जिसको करने से अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड को फ्रेश होता है, वो चीज़ करिए। मैंने भी पूरे मैच वगैरह देखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सारे मैच मैंने देखे थे। बट वो पढ़ाई के बदले नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता है मैंने आज आधे घंटे मैच एक्स्ट्रा देखा है, तो मैं अगले दिन आधे घंटे पढ़ाई भी एक्स्ट्रा करता था। अगर मेरे को पता है अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैच चल रहा है, तो मेरा ध्यान उसमें जाएगा। तो इससे बढ़िया पढ़ाई बंद करके पहले वो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा पढ़ के यहाँ पे कर लूंगा, आराम से ध्यान भी लगेगा। आप भले ही डांस करते हो, आप भले ही पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप जिमिंग करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए। जब टाइम आता है अपने आप वो चीज़ कम भी हो जाती है। कभी ये मत सोचिए, मतलब कई लोग होता है कि सर अभी एग्जाम पास में आ रहा है, अभी मैं कंटिन्यू करूँ क्या? अरे कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, जब एग्जाम पास में आएगा उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, अब मेरे पास मौका है। मैं पहले 8-10 घंटे पढ़ता था, आराम से टाइम पास करता था। जब मेंस के 2 महीने बचे थे, तब मुझे समझ में आ गया कि अब मैंने अगर 15-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बाद में मुझे दुख होगा। तो मैंने अपने आप वो सारी चीज़ें बंद कर दी। मैं अपने आप रात को 11 बजे सो रहा हूँ, मेरी 5-6 बजे नींद बिना अलार्म के खुल रही है। मैं उठते सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे को अब ये पढ़ना है। ख्याल ही नहीं आता है। जो सीरियस एक्सपीरियंट होता है उसके सामने जो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, उसकी तरह आप जो सीरियस एक्सपीरियंट होता है उसको केवल वो टारगेट दिखाई देता है, वो बाकी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आपके 8-10 महीने पहले तो फिर भी ठीक है, आप थोड़ा उतना मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, पर जब टाइम पास में आता है अपने आप, जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जब पता है करो और मरो की बारी है, उस वक्त आपको भी नहीं पता आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे को भी लगता था मैं 10-12 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकता, मैंने 15-15 घंटे भी 2 महीने लगातार पढ़ा है। मैं आज भी कोई मेरे को बोलेगा, मैं खुद सोच के बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने वो चीज़ भी करी है। बट जब जरूरत पड़ी, जब मौका आया, जब पता था कि अब अगर नहीं करूंगा तो कभी मौका क्या पता मिले ना मिले, उस वक्त मैंने वो चीज़ करी। मोरलेस आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे टिप्स भी शेयर कर दिए हैं। हो सके तो प्लीज़ सारे नहीं तो उनको कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद रखिए, बार बार उनको देखते रहिए, भूलिए मत। कहीं भी कोई भी टिप, मेरे को भी काफ़ी लोगों ने चीज़ें बताई थी, वो आज मेरे को पता चलती है कि उन्होंने जो बोली थी वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। सेम अगर मेरा देखना है, आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे हैं, कोई और ब्लॉग पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उसका अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटरप्रिटेशन लीजिए। जो आपको लग रहा है सही है उसको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करिए और मेहनत करिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। आई थिंक इट शुड बी इनफ। काफ़ी सब मैंने कवर कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया है। एंड आई होप आप सब लोग आगे अच्छे से मेहनत करेंगे। और जो हिंदी, मैं खुद भी चाहूँगा कि अगर मेरा ये स्पीच सुन के या इससे कुछ भी इंस्पिरेशन लेके अगर 1-2-5 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि इलाहाबाद से या फिर हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों का मैं सेलेक्ट करा पाया। प्लीज़ मेहनत करते रहिए और आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। एंड
या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी एंड इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद।